So guys, welcome back. Since you have done your assignment, and now I will be able to teach you this lecture. No, not this lecture. I will be able to teach you this topic. So actually, what we will be doing is that we will be studying critical speed of rotating shaft loaded with two gears. और so see, basically मैंने इसके बारे में पहले ही कहा है critical speed क्या होती है. So this is a speed uh, which must be avoided in the shaft so that it does not lead to its resonance, or we can say so that it does not lead to its fracture or breakage. बेसिकली क्या होता है, shaft देखो मैंने यहाँ पे एक shaft दिखाया जो दो bearings में. So there is a shaft which is inside the bearings. ये bearings है जो triangle मैंने बनाया है bearing से, मतलब इनके अंदर shaft बंद है. होता है ना एक साइड से shaft बंद, मतलब जिसके अंदर ये rotate होगा. तो इसमें मैंने दो gears दिखाए, मतलब this is loaded by two gears. अब जब ये rotate होगा there is a particular speed, मतलब एक फॉर एग्जाम्पल 100 आरपीएम पे, 100 आरपीएम पे या 200 आरपीएम पे या 300 आरपीएम पे एक पर्टिकुलर स्पीड है जहां पे इसमें वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होंगे. सो दिस स्पीड इज देन सिग्निफिकेंट इन दैट इट शुड बी अवॉइडेड, है ना. शाफ्ट को ऐसे डिजाइन करना है सो दैट जो इसकी क्रिटिकल स्पीड है, यानी जो इसकी जहां पे इसकी मैक्सिमम वाइब्रेशंस होगी उस स्पीड पे इसको ना चलाए. मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि कैसे ये वाइब्रेशंस होते हैं इसमें. बेसिकली जब ये रोटेट होता है तो जो गियर्स होते हैं ये इनका अपना वेट होगा, तो ये शाफ्ट को थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट करते हैं. तो ये थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन से क्या होता है, जब ये रोटेट होता है देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस शाफ्ट, है ना, दिस गियर्स. तो वो नेट होता है. सी अदरवाइज अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं होते ना, दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी, इस पे वो ऐसे नीचे होता और ऊपर वाले पे ऊपर होता. सो दैट वुड हैव गॉट कैंसल्ड, बट बिकॉज देयर इज अ नेट स्टैटिक डिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है शाफ्ट में वाइब्रेशंस होते हैं बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यू नो इज इक्वल टू एम ओमेगा आर स्क्वायर. अगर एक बॉडी रोटेट होती है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है, and that centrifugal force is outwards को मैंने दिखाया ऑलरेडी. तो अब हम उस क्रिटिकल स्पीड को निकालेंगे. मैंने यहाँ पे लिखा है कि शाफ्ट इज रोटेटिंग, तो जो दो गियर्स है उनका वेट है W1 और W2. अंडर द वेट्स ऑफ दिस शाफ्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट इज Y1 एंड Y2. मैंने यहाँ पे दिखाया कि जो डिफ्लेक्शन है दैट विल बी, अब मैंने यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई ऐसे, but I don't know whether I have shown that, but you have to understand that there will be a static deflection y1 and y2. हाँ यहाँ पे दिखाई है ना, y1 ऐसे shaft होगा ना bend, ये पे यहाँ पे मैंने exaggerate किया है but ऐसे bend होगा. So this will be the y1 will be the deflection from the center line and y2 will be the deflection from the center line of the gear 1 and 2. And because of this deflection, which is actually static deflection, मतलब ये deflection तब भी होती है अगर ये rotate नहीं होता है ना. So because of this deflection, there will be a centrifugal force, a net centrifugal force acting on this shaft, and due to which it will show vibrations in the lateral direction. इस direction में है ना, दिखा lateral vibration. And we have to find the fundamental frequency of those vibrations. क्या frequency होगी, जैसे वो obviously that will not be the same as the frequency of the shaft. मतलब जो रोटेटिंग शाफ्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी. वो तो डिपेंड करेगा मोटर किस स्पीड से चलता है या जो इंजन है वो किस स्पीड से चलता है या उस शाफ्ट को चलाता है. तो लेकिन वाइब्रेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी. सो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज इन दिस कि इसमें जो वाइब्रेशंस होंगी ऐसे लेटरल वाइब्रेशंस बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज ऑफ द स्टैटिक डिफ्लेक्शन. सो दोज वाइब्रेशंस will have a natural frequency जो कि हमें निकालनी है, बट जो शाफ्ट की अपनी फ्रीक्वेंसी है जिससे वो चलता है दैट इज ओमेगा. मैंने ओमेगा दिखाया, ये ओमेगा. तो वो तो डिपेंड करेगी जिस रफ्तार से हम शाफ्ट को चलाएंगे. सो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो आई विल यूज द सेम असाइनमेंट दैट यू हैव डन
calculate this critical frequency or calculate the natural frequency of the lateral vibration. Basically जब हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ना इस शाफ्ट की जिसमें गियर लोडेड है, तो जब हमने इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाली वाइब्रेशंस की, यानी जो लेटरल वाइब्रेशंस होंगी, तो दैट नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन इटसेल्फ विल गिव अस द क्रिटिकल स्पीड. वही क्रिटिकल स्पीड होगी, क्योंकि उसी स्पीड पे फिर हमने इस शाफ्ट को अवॉइड करना है चलाने को. मतलब सपोज आपकी क्रिटिकल स्पीड निकली 10 आरपीएम, फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे इस शाफ्ट को 10 आरपीएम पे मत चलाओ, otherwise it will lead to resonance, very serious vibration. So this is the truth of it. Let's start deriving it. So you know, you have already studied it. अब हमने पता है, why not let's say what I have done. So मैंने लिखा under the weights the gears of the gears the deflection of the shaft is y1 and y2 है ना, ये static deflection होगी under the weight of gears 1 and 1 y1 and y2. So आपने static deflection निकाल दी पिछले assignment में. So you can easily find the deflection y01 and y02. y01 means the deflection y1 and y02 means the deflection y2. ये y1 और y2 है, I don't know, मैंने यहाँ पे O लिखा है but it is one है, जो वही है ना फिगर में जो बनाई है y1 और y2. So this will be equal to C11 W1 plus C12 W2, Y02 C21 W2 plus C22. So ये आपने assignment में कर दिया, that's why. So in terms of flexibility coefficients, you can find the deflections y1 and y2. जब आपने ये find कर लिया, so the next thing will be, let's see what is the force experienced by the gears, है ना. कौन सा force experience करेंगे gear? एक तो होगा m1 y1 omega square है ना, w1 by g. This is the force experienced by the gear, है ना. ये ना centrifugal force. y1 is the deflection from the center line, and omega is the frequency at which the shaft is rotating. So this is the force, or this is the net outward force at any instant that will be experienced by the gear 1. Similarly, the gear 2 will experience this force, centrifugal force, at any instant, and it will be again in the outward direction. So, but we will not utilize this. We will find the natural frequency of the vibrations in terms of weights. So let's see that method. There are actually 3 methods. No, 2 methods of finding this critical speed. एक जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये simple वाला है. The other may involve a bit more equations. Like let's study this. मैंने लिखा ये होगा centrifugal force on gear 1. ये होगा centrifugal force on gear 2. तो मैंने लिखा है under the centrifugal forces the gears along with the shaft will experience vibration. So we have to calculate the angular frequency of these vibrations. मैंने ये भी लिखा है, इस पे एम्फसाइज किया है कि जो ओमेगा है फ्रीक्वेंसी है शाफ्ट की, मतलब शाफ्ट की फ्रीक्वेंसी हो सकती है 30 आरपीएम. इसका मतलब वो ये 30 आरपीएम पे चलता है. तो अगर 30 आरपीएम होगी तो इसका मतलब वो कितने रेडियंस होगी, वो इतने रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, है ना, ऐसे. So you know this thing. So let's see. So what we will do now, we will assume कि जो मोशन होगी गियर्स की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब जब ये वाइब्रेट करेंगे गियर ऊपर नीचे करेगा, है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मींस लेटरल वाइब्रेशन. तो हम उनकी डिस्प्लेसमेंट मानेंगे उस वक्त इन टर्म्स ऑफ जो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, दैट विल बी y1 sin ओमेगा nt एंड y02 sin ओमेगा nt. सो तो हम ये मान रहे हैं कि जो वाइब्रेशंस होगी उनकी जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन होगी दैट विल बी हार्मोनिक. सो यहाँ पे ओमेगा एन लेकिन अब डिफरेंट है. ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. जो ओमेगा था वो था फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन. ओमेगा एन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. सो वी विल यूज द रेले-रिट्ज मेथड. जो रेले का मेथड है ना वही हम यूज करेंगे. तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी, मैंने ऑलरेडी पढ़ा है एक्चुअली. we will find the total potential energy by 1/2 of F into delta, है ना. एनर्जी किसके बराबर होती है, पोटेंशियल 1/2 of F into delta. So we will find the maximum potential energy of vibrations and the maximum kinetic energy of the vibrations. We will equate them and then we will obtain the equation for frequency. Maximum potential energy होगी gear 1 की जो potential energy होगी और gear 2 की.
तो अब F की जगह हमारे पास है वेट फोर्स, तो मैं भी इस यहाँ पे सी देयर इज अ डिफरेंस इन ओवर हियर, यहाँ पे मैं यूटिलाइज करता हूँ V इज इक्वल टू 1/2 ऑफ F डेल्टा, यहाँ पे मैं F की जगह मान लेता हूँ W1, so I am not utilizing the force which is actually the centrifugal force, I am utilizing the weight force only. So this is one of the methods, and it's obviously it will lead to accurate result, not accurate, it will lead to a precise result but not exact result, but it is simple. मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे मैं वेट फोर्स ही यूज करूंगा, मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज नहीं करूंगा. यू कैन यूज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड दैट विल बी द एग्जैक्ट मेथड, बट दैट इज अ बिट टीडियस, ठीक है ना, हम उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, शायद आगे पढ़ेंगे. बट आप यहाँ पे यूज करोगे वेट फोर्स, मतलब वेट फोर्स की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी जब गियर हमारा डिफ्लेक्ट होगा बाय YO1, यानी बाय जब उसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगी YO1. तो वो आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती है बराबर 1/2 ऑफ F इंटू W. तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगी 1/2 ऑफ W1 YO1 प्लस 1/2 ऑफ W2 YO2. सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इसमें जो शाफ्ट है ना उसको हमने मान लिया है मासलेस, मतलब उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो बहुत कम होगा, मतलब ज्यादा कंट्रीब्यूशन गियर्स का ही होगा. So this is a precise this is an assumption that is precise, but obviously जो गियर का ये ना इसका शाफ्ट का पोटेंशियल एनर्जी उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे नहीं किया है, सो आई हैव टू सिंपलीफाई द थिंग्स. तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ YO1 और YO2 जो कि क्या है एक्चुअली स्टैटिक डिफ्लेक्शन थी ना शाफ्ट की. सो वी हैव अज्यूम्ड कि यही है एम्पलीट्यूड किसकी मैक्सिमम, ये ना डिफ्लेक्शन इसकी वाइब्रेशंस का जो एम्पलीट्यूड है यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो वाइब्रेशंस का है वो वही यही है YO1 एंड YO2. सो दिस इज इट. ये G1 और G2 में मान रहा हूँ गियर्स 1 एंड गियर 2. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी 1/2 ऑफ W1 YO1 which is actually equal to 1/2 of F into डेल्टा. डेल्टा इज स्टैटिक डिफ्लेक्शन, स्टैटिक डिफ्लेक्शन यहाँ पे है YO1. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो W1 है इसकी जगह मैं कर सकता हूँ यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बट मैंने वो नहीं किया, मैंने सिर्फ W1 यूज किया. इसका मतलब मुझे एक प्रिसाइज रिजल्ट मिलेगा बट नॉट एन एग्जैक्ट वन, मतलब एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिलेगा. सो लेट्स फाइंड द अब हमने पोटेंशियल एनर्जी तो सिंपल है ही है ना, दो टर्म्स है. तो इसी तरह जब काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड करोगे ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशंस की, तो दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो वो होगी 1/2 ऑफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी 1/2 ऑफ mv मैक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ mv max स्क्वायर. This will be kinetic energy of G1 plus kinetic energy of G2. So इसकी अब मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए हम कहाँ से इसको निकालेंगे इसकी वेलोसिटी, क्योंकि मैंने पहले ही अज्यूम किया है ना कि जो डिफ्लेक्शन का प्रोफाइल है दैट इज डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल इज साइनोसाइडल. तो इससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं और इसी तरह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं. और इन दो इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी निकालेंगे गियर 1 की और वेलोसिटी निकालेंगे गियर 2 की. यानी जो डिस्क है, डिस्क है गियर, तो इसमें गियर और डिस्क, गियर और डिस्क इज सिंपली अ मास है ना, तो दैट इज व्हाई यू कैन से गियर और अ डिस्क, जो मैंने पहले ही लिखा है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी आप इससे निकालेंगे है ना, इसको डिफरेंशिएट करके, तो फिर वहां से आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी बिकॉज यू कैन फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस व्हिच आर द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ गियर्स 1 and 2 which are attached to a shaft. तो ये आसान है एक्चुअली, मैंने किया है and I think I have done this but I'm again doing it. तो maximum velocity ये होगी YO1 omega n YO2 omega n and then kinetic energy maximum होगी 1/2 of mass into velocity ना स्क्वायर. तो इसको फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फिर दो गियर्स की ये होगी 1/2 ऑफ m इंटू वी मैक्स स्क्वायर. वी मैक्स इसके बराबर है पहले गियर का और दूसरे का इसके बराबर है. अब हम इनको इक्वेट करेंगे किसको, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को. तो वहां से आपको एक्चुअली ये मैंने पढ़ाया है, वहां पे से मैंने आपको मिलेगा this equation for omega m square. So this will be the equation for a natural frequency of vibrations for a shaft that is loaded by two discs or gears. See, अब आप कहोगे तो इससे पहले आपने क्यों नहीं पढ़ाया, एक्चुअली इसमें जो YO1 and YO2 है, so that you have to find from the knowledge of mechanics of solids, जो इसीलिए मैंने असाइनमेंट दिया था. See, YO1 YO2 इक्वेशंस में आते हैं, तो it means you have to find these through
the equations that you have done, and then you can find the natural frequency of a shaft. तो फिर आप डिजाइनर बन जाएंगे shaft की. तो इसका मतलब जब आप natural frequency, but obviously इसे एक ही natural frequency आएंगी, because this is an approximate method है ना. इसके actually there is an exact method as well, but वो थोड़ा बहुत difficult नहीं है, उसमें ज्यादा equations हैं. उसमें वही करना है आपको, उसमें आपको W की जगह करना है यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आपको मिलेगी एग्जैक्ट इक्वेशन. अब देखो जो YO1 है, YO2 है, ये आप वहां से निकालेंगे, है ना, जो असाइनमेंट में दिया था. तो बाकी चीजें दी हुई है. W1 है वेट गियर का, W2 है वेट गियर का. जब वेट दिया है तो मास भी दिया है ना गियर का, M1 और M2. So this is the critical speed of the shaft or the angular frequency of the shaft. सपोज आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकली यहाँ से 10 RPM, सपोज मिल गई 80 रेडियंस पर सेकंड, तो उसको आप आरपीएम में कन्वर्ट कर सकते हो ना. दैट विल बी सपोज 30 RPM. तो जब आपको शाफ्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकली, तो फिर आप उसमें लिखोगे प्लीज डू नॉट यूज दिस शाफ्ट फॉर 30 RPM, है ना. इसको आप 30 RPM से या तो ऊपर यूज करो या इसके नीचे यूज करो, बट इस RPM पे यूज ना करो, बिकॉज दिस विल लीड टू वेरी सीरियस वाइब्रेशन एट दिस RPM. मतलब 30 RPM पे ये मैक्सिमम ज्यादा वाइब्रेशंस करेगा. सो दैट इज व्हाई आई हैड गिवन दिस एज एन असाइनमेंट. आई होप यू आर नॉट एंग्री विद मी. या मैंने यहाँ पे क्या बनाया मैंने. सो दिस इज इट. मैंने लिखा है बाकी चीजें भी, तो आपका जो असाइनमेंट है वो जाया नहीं हुआ, ठीक है ना. अंडरस्टूड कि कैसे हम शाफ्ट को डिजाइन कर ले, कैसे हम इसको अवॉइड कर ले इस फ्रीक्वेंसी को. maybe next time we will, this method is actually called Rayleigh-Ritz method. इसको हम बोलते हैं Rayleigh-Ritz method. ये वाला मेथड है. एक है उसके बाद एग्जैक्ट मेथड. एग्जैक्ट मेथड में हम क्या करते हैं एग्जैक्टली हम वेट की जगह यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. यानी यहाँ पे जो कहाँ है वेट, हाँ पोटेंशियल एनर्जी में जो वेट आता है उसकी जगह हम यूज करेंगे W1 की जगह M1 YO1 स्क्वायर, है ना. तो पोटेंशियल एनर्जी फिर बन जाएगी क्यूबिक. सो दैट इज नॉट एन इशू. और जो ये होगी काइनेटिक एनर्जी, ये बन जाएगी शायद फिफ्थ ऑर्डर इक्वेशन. सो दैट्स व्हाई आई अवॉइडेड दैट, बट आई एम सेइंग इट टेंटेटिवली, सो डू नॉट टेक इट सीरियसली. बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली अज्यूम कि W1 की जगह अगर हम M1 Y1 ओमेगा स्क्वायर यूज करेंगे देन इट विल बी एन एग्जैक्ट सॉल्यूशन. आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन को देख सकते हैं if you have time, or I can teach that, but this is it. You have at least, you should appreciate कि इसमें YO1 और YO2 यूज होता है जो आपने इससे पहले निकाला, है ना. तो इसमें वो निकालते हैं so that कि हम क्रिटिकल स्पीड शाफ्ट की निकाल सके. Thanks anyway. I hope you are learning something.